अब बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा अपने आप में बहुत बड़ा फाइलम है। इतना बड़ा है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से लगभग 2/3 यानी कि 2/3 के आसपास एनिमल अकेले फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा को इनवर्टिब्रेट्स में या नॉन कॉर्डेट्स में सबसे सक्सेसफुल एनिमल कहा जाता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सारे एनिमल्स में सबसे ज़्यादा सफल अगर कोई एनिमल है तो वो यही आर्थ्रोपोड्स ही हैं। क्यों सफल कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आप देखिए बहुत पहले इनकी उत्पत्ति हुई या इनका इवोल्यूशन हुआ, अभी तक पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स हम खूब कोशिश करते हैं इनको इरेडिकेट करने को, इनको भगाने की हम खूब कोशिश करते हैं। उसके बावजूद ये इतने जिद्दी होते हैं कि ये फिर भी खत्म नहीं होते। तो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं बहुत सक्सेसफुल हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में। जैसे हमने बाकी सारे फाइलम में किया कि शुरुआत की कि नाम कहाँ से आया, यहाँ भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। नाम में 2 शब्द हैं। पहला शब्द आता है बेटा आर्थ्रो, ठीक। ये जो आर्थ्रो शब्द है यह आया है आर्थ्रोस शब्द से, और आर्थ्रोस शब्द का मतलब होता है संधित या जुड़ा हुआ। आर्थ्रोस शब्द का मतलब क्या होता है? संधित या जुड़ा हुआ। और दूसरा शब्द यहां पर है आपके पास पोडा। दूसरा शब्द आपके पास क्या है? पोडा। और पोडा शब्द का मतलब क्या होता है? लेग्स, यानी कि संधित उपांग इनमें पाए जाते हैं या जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा का नाम हुआ। अब यहीं पर देखें, क्या जॉइंटेड अपेंडेजेस या संधित उपांग केवल आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पाए जाते हैं? हाँ या नहीं? नहीं, अपने अंदर भी तो देखो। अपने अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे जो अपेंडेजेस हैं यानी कि हाथ और पैर हैं उनमें जॉइंट्स मौजूद हैं ना। तो यानी आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में संधित उपांग पाए जाते हैं, सही। केवल आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में ही संधित उपांग पाए जाते हैं, तो यह स्टेटमेंट गलत होगा। तो आर्थ्रोपोडा नाम के बाद अब हम आ जाते हैं आगे कि अगर हम एनिमल्स का हैबिटेट देखें कि कहाँ मिलेंगे, कैसे होते हैं, तो वो सारी चीजें कैसी दिखेंगी हमको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हम बात कर ही चुके हैं कि सबसे बड़ा संघ है, और इस संघ में सबसे बड़ा वर्ग या सबसे बड़ी क्लास आती है। जिस क्लास में इंसेक्ट आते हैं क्लास इंसेक्टा कही जाती है। और क्लास इंसेक्टा अपने आप में इतनी बड़ी है बेटा कि ग्रेजुएशन के बाद जूलॉजी में जब एमएससी करते हैं या मास्टर ऑफ साइंस किया जाता है तो मास्टर ऑफ साइंस में एक स्पेशलाइजेशन होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। आप सोचें मास्टर्स लेवल पर आप इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और डेडिकेटेडली केवल इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद आप सारी इंसेक्ट स्पीसीज के बारे में नहीं समझ पाते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी क्लास है इंसेक्टा। और ये जो क्लास इंसेक्टा है किस फाइलम में आती है? तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो स्वाभाविक रूप से फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम हो जाता है। आगे देखिए, लगभग 2/3 जातियां हैं, ये हम बात कर ही चुके हैं। अब आ जाते हैं आवास पे। आवास में आप देखें या तो जलीय होंगे। जलीय में हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं? तो आप यहाँ पे प्रॉन यानी कि झींगा का एग्जाम्पल ले लो। आप यहाँ पे क्रैब यानी केकड़ा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। या फिर ये कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। स्थलीय में अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप यहाँ कॉकरोच का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप बटरफ्लाई यानी कि तितली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कोट किए जा सकते हैं जब आप हैबिटेट की बात कर रहे हैं। हैबिटेट के बाद अब बात आती है हैबिट की। तो एनिमल फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासाइटिक यानी परजीवी भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में चींटी को ले लो, आंट तुमसे कुछ लेती तो नहीं, तो कैसी हो गई? फ्री लिविंग। कॉकरोच को ले लो,
फ्री लिविंग, या बाकी ज़्यादातर आपको जो दिखेंगे वो फ्री लिविंग ही दिखेंगे। वहीं जब आप बात करते हैं परजीवी के बारे में, तो परजीवी में जैसे हमारी त्वचा पर कई सारे आर्थ्रोपोड होते हैं जिनका इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि सिर में जुएं हो जाते हैं ना, तो वो भी आर्थ्रोपोड ही हैं। तो ये या तो मुक्तजीवी हो सकते हैं या फिर एक कंडीशन क्या है कि ये परजीवी भी हो सकते हैं। अब अगला कैरेक्टर आता है और ये आपको याद होगा एनसीईआरटी में शुरू में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला डायग्राम बाइलेटरल सिमेट्री समझाने के लिए एनसीईआरटी ने यूज किया था। तो जब बाइलेटरल सिमेट्री इनके एग्जाम्पल से ही समझाई गई है तो फाइलम में सिमेट्री कौन सी होनी चाहिए? बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री के बाद अब देखिए शारीरिक संगठन, मैं नहीं समझता कि अब आपको वापस से याद दिलाने की जरूरत है। हम अंगतंत्र स्तर के शारीरिक संगठन की बात लगातार एसके हेलमेंथिस से करते जा रहे हैं और इसके आगे अब सब में अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन ही पाया जाएगा। तो यहां शारीरिक संगठन कौन सा रहेगा? अंगतंत्र स्तर का। शारीरिक संगठन के बाद अब जरा इनकी देह गुहा, जर्म लेयर वगैरह इन चीजों के बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए जर्म लेयर, अगर आप देखें तो त्रिकोरकी है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। त्रिकोरकी में हमने कहा था कि 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों ही जर्म लेयर मौजूद होती हैं। ये न केवल त्रिकोरकी हैं बल्कि ये यूसीलोमेट भी हैं, यानी कि इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, सत्यदेह गुहा पाई जाती है। सत्यदेह गुहा कहां है? तो आप इस डायग्राम में देखो, ये क्या है? देह गुहा हो गई। हमने सत्यदेह गुहा या सीलोम में हमने बात की थी कि बॉडी वॉल और गट वॉल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, दोनों के बीच में एक कैविटी मौजूद हो और ये कैविटी लाइंड किससे होनी चाहिए? तो दोनों तरफ मीसोडर्म से लाइंड हो। तो ऐसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सीलोम कहते हैं। तो ये एनिमल कैसे हो जाते हैं? ट्रू सीलोमेट हैं। अब यहां ट्रू सीलोमेट के साथ एक और बात, अगर मैं इसे शाइजोसीलोम एंटेरोसीलोम के लेवल पर ले जाऊं तो अभी भी एनिमल शाइजोसीलोमेट ही रहेंगे, इनमें शाइजोसीलोम ही पाई जा रही होगी। अब वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो विखंडित हैं। फिर से ध्यान दें, जब हमने बात की थी खंडी भवन की तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल याद कराए थे, पहला एनिलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, तीसरा कॉर्डेटा। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में सेगमेंटेशन पाया जाएगा। अब सेगमेंटेशन के बाद हम बात करते हैं कि इनकी बॉडी को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बॉडी को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट हेड, दूसरा पार्ट थोरेक्स और तीसरा पार्ट एब्डोमेन। तो बॉडी को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है? 3। पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हेड या सिर, दूसरा पार्ट जो कि आपको यहां पर दिख रहा है वक्ष या थोरेक्स, और तीसरा पार्ट उदर या एब्डोमेन। तो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3। पहले पार्ट का नाम क्या होगा? हेड या सिर, दूसरा पार्ट वक्ष या थोरेक्स और तीसरा पार्ट उदर या एब्डोमेन। क्या हो जब अगर किसी एनिमल में हेड और थोरेक्स ये दोनों आपस में मिल जाएं, आपस में जुड़ जाएं। जब अगर हेड और थोरेक्स आपस में जुड़े हों तो इस संरचना को हम सिफेलोथोरेक्स नाम देते हैं, या हिंदी में सिरोवक्ष कह दें। भाई संधि विच्छेद कर लो, सिरोवक्ष शब्द में सिर और वक्ष दोनों आ रहे हैं। सिफेलोथोरेक्स शब्द में सिफेलिक शब्द आया और थोरेक्स शब्द आया। सिफेलिक शब्द का मतलब क्या होता है? सिर, और थोरेक्स तो है ही। तो यहां पर आप देखें बॉडी में 2 तरीके से डिवीजन हो सकता है, या तो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड हो, या दूसरा तरीका क्या है कि बॉडी सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड हो। तो ये 2 तरीके के डिविजन्स पाए जाते हैं। यहां पर ये जो सिफेलोथोरेक्स है इसको अपन ने हिंदी में नाम क्या दिया? सिरोवक्ष हमने इसको नाम दे दिया। अब यहां बॉडी के सेगमेंटेशन के बाद अब बॉडी के और कुछ कैरेक्टर देखते हैं, जैसे कि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाएंगे,
इनके अंदर काइटिनस एक्सोस्केलेटन मौजूद होगा। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में भी एक बार देखा जाए। इनमें आप देखिए तो सबसे पहली बात है कि इनमें संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। आप देखें फाइलम में मैंने शुरू में ही ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझाई है। तो संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं और यहां जो उपांग हैं ये युग्मित यानी कि पेयर्ड होते हैं। जैसे अपने अंदर हाथ कितने हैं, एक जोड़ी है ना, पैर कितने हैं, एक जोड़ी है ना, यानी कि अपने उपांग कैसे हो गए, पेयर्ड हो गए। तो वैसे यहां पर जो उपांग होंगे ये पेयर्ड यानी कि युग्मित होते हैं और संधियुक्त होते हैं। यहां संधियुक्त कैसे हैं तो वो चीज आपको इस डायग्राम में दिखेगी। आप देखो एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, फिर एक जॉइंट ये आया, फिर एक जॉइंट यहां आ गया। इस तरीके से बॉडी में आपको कई सारे सेगमेंट्स दिख रहे हैं ना। तो क्योंकि सेगमेंट मौजूद होते हैं यहां पर अपेंडेजेस में, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड के बहुत ज्यादा सफल होने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि इनके शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल या एक आवरण पाया जाता है। जब भी आप कॉकरोच को देखते हैं तो कॉकरोच की बॉडी ऊपर से एकदम चमकदार होती है, तो वो काइटिन की वजह से होती है। तो बॉडी पर बाहर की तरफ क्या मौजूद होता है, काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल यहां पर पाया जाता है। यह एनिमल के अंदर बाह्य कंकाल है जो कि इसकी बॉडी को कवर करता है। काइटिन के बारे में आपने न केवल यहां पढ़ा है, आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। वहां आपने पढ़ा है कि काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का होमोपॉलीमर होता है या सम बहुलक होता है। तो ये काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल यहां पर मौजूद है। काइटिन के बाह्य कंकाल के बाद अब हम जरा शरीर में अंदर और कुछ चीजें भी देखते हैं। आगे देखें तो यहां पर हमें दिखता है कि शरीर के अंदर देखिए ये एनिमल की आहार नाल है, ठीक, और ये एनिमल की बॉडी वॉल है यानी कि शरीर भित्ति है। आहार नाल और शरीर भित्ति दोनों के बीच में यहां पर कुछ रिक्त स्थान मौजूद है। ये आहार नाल और शरीर भित्ति के बीच रिक्त स्थान पाया जा रहा है। ये जो स्पेस यहां पर मौजूद है इस स्पेस को ही तो हम बॉडी कैविटी या सीलोम कहेंगे। और इस सीलोम में भरा होता है ब्लड। सीलोम में क्या भरा है, ब्लड। जब ब्लड भरा हो तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं हीमोसील। क्या शब्द प्रयोग करेंगे, हीमोसील। हीमो शब्द आया, हीमोग्लोबिन से आप उठा लो। सील का मतलब क्या हुआ, कैविटी। एक ऐसी कैविटी जिसमें बॉडी फ्लूइड भरा हो उसको नाम दिया जाता है हीमोसील। तो यहां पर अंतरांगों के चारों तरफ एक गुहा पाई जाती है और इस गुहा में रक्त भरा होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं, तो इसे कहा जाता है हीमोसील। अंतरांगों के चारों ओर एक ऐसी गुहा जिसमें रक्त भरा हो उस गुहा को हीमोसील कहा जाता है। यहां पर अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं पाचन पथ के बारे में तो ये अब तो आपको समझाने की आवश्यकता शायद रह ही नहीं गई कि यहां पाचन पथ पूर्ण होगा। आहार नाल तो पूरी होगी ना भाई। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान तो अब आ चुका सबके अंदर। जब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो अब यहां पर आहार नाल भी पूरी होनी चाहिए। तो आहार नाल इनके अंदर पूर्ण पाई जाती है। दो सेपरेट ओपनिंग होंगी, एक यहां पर माउथ और एक ओपनिंग यहां पर हो जाती है एनस। तो दो सेपरेट ओपनिंग यहां पर पाई जाती हैं। अब यहां पर अगली बात आती है कि पाचन के बाद अब अगर मैं देखूं कि इनके अंदर श्वसन के बारे में, श्वसन कौन कौन सा होता है, तो ध्यान दें मैंने एनेलिडा में सबसे पहली बात पकड़ी थी कि जब एनिमल अलग अलग हैबिटेट में मौजूद है तो श्वसन अंग भी अलग अलग होंगे। आर्थ्रोपोडा तो बहुत बड़ा फाइलम है तो इसके एनिमल तो और भी ज्यादा अलग अलग हैबिटेट में या आवासों में पाए जाते होंगे। जब जंतु अलग अलग आवासों में मौजूद हैं तो यहां पर पाए जाने वाले श्वसन अंग भी अलग अलग होने चाहिए। कैसे, आप देखें सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे झींगा के बारे में, ठीक। ये जो झींगा या प्रॉन है ये बेटा कहां पाया जाता है, पानी में। और पानी में जब मौजूद है तो अब इसको क्या चाहिए होंगे, लंग्स या फेफड़े चाहिए कि गिल्स चाहिए होंगे,
स्वाभाविक रूप से गिल्स चाहिए, तो यहां पर क्या मौजूद होंगे? गिल्स मौजूद होते हैं। और पानी में कौन मौजूद है? तो पानी के अंदर और पाया जाता है किंग क्रैब। ठीक, ये जो किंग क्रैब है ये भी कहां पाया जाता है? पानी में। इसके अंदर पाए जाने वाले श्वसन अंग बुक गिल्स कहे जाते हैं। इधर झींगा में यानी कि प्रॉन में क्या मौजूद है? गिल्स हैं। इधर किंग क्रैब में क्या मौजूद है? बुक गिल्स मौजूद हैं। इस चीज को अच्छे से याद करना। ये कंसेप्ट या ये चीजें आपके लिए 2 चैप्टर में काम आती हैं। न केवल एनिमल किंगडम में काम आएंगे, बल्कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी ये आपके काम आती है, तो इसलिए अच्छे से याद करें। दूसरा आप देखिए कि स्थल पे कौन पाया जा रहा है। तो स्थल पे पाए जाने वालों में जैसे बिच्छू हो गया, बिच्छू के अलावा आप यहां पर कीटों को ले सकते हैं, यानी कि इंसेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ये जो बिच्छू है इसके अंदर पाए जाते हैं बेटा बुक लंग्स। क्या मौजूद होते हैं? बुक लंग्स मौजूद होते हैं। और वहीं पर कीटों में पाई जाती है श्वसन नलिकाएं, जिनको कहा जाता है ट्रैकिया। श्वसन नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया कहा जाता है। फिर एक बार रिवाइज करें। झींगे में क्या पाया जाएगा? गिल्स। किंग क्रैब में क्या होगा? बुक गिल्स। स्कॉर्पियन या बिच्छू में क्या होगा? बुक लंग्स। और इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा? ट्रैकिया पाया जाएगा। ध्यान दें, बुक गिल्स और बुक लंग्स में बुक शब्द का मतलब होता है पुस्तक, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संरचना जो है वो बेटा किताब के पेज जैसे एक एक करके लगे होते हैं, कुछ वैसी ही होती है, इसीलिए नाम दिया गया है बुक लंग्स या बुक गिल्स। आप देखो इस संरचना को, क्या आपको यहां पर कई सारे किताब के पेज जैसे नहीं दिख रहे, एक एक करके लगे हो जैसे? तो इस तरीके से किताब के पेज जैसे अरेंज होते हैं, इसलिए नाम देते हैं इनको बुक कहा जाता है। वहां पर बुक गिल्स मौजूद हैं और यहां पर बुक लंग्स पाए जा रहे हैं। अब यहां पर श्वसन के बाद अगला आ जाता है अपने पास, जब हम बात करें परिसंचरण के बारे में। फिर देखिए, एनिलिडा और कॉर्डेटा में क्लोज्ड सर्कुलेशन, बाकी में कैसा था? ओपन। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, इनके अंदर ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। तो यहां पर सर्कुलेशन कैसा रहेगा? ओपन टाइप का होगा। ठीक, जब ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है तो हमने शुरू में ही बात की है कि बॉडी ऑर्गन्स डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होंगे, मतलब ब्लड पूरी बॉडी कैविटी में भरा हो, और ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें ब्लड भरा हो उसे हीमोसील कहा जाता है। तो यहां पर ब्लड किसके अंदर बहेगा? हीमोसील के अंदर बहेगा। कहां है हीमोसील? तो ये जो कैविटी है, ये कैविटी ही तो हीमोसील है। ये यहां पर आपको कॉकरोच वाला डायग्राम है, तो आपको पता है कि ये हम यहां पर कॉकरोच का हर्ट दिखा रहे हैं आपको। ठीक, और इधर की तरफ बाकी जो जगह बची, ये जगह किसके अंदर आ जाती है? हीमोसील में। तो ब्लड किसके अंदर भरा होगा? हीमोसील में। अब यहां एक और बात, अगर आप ब्लड को जनरली देखते हैं तो ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है, और इसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। कोरिलेट करो। कॉकरोच के केस में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कॉकरोच के ब्लड में कोई श्वसन वर्णक होता है? तो आपका उत्तर क्या होता है? नहीं। फिर पूछा जाता है क्यों नहीं होता? तो आप कहते हैं कि कॉकरोच में जो गैसेज हैं वो बॉडी के सेल्स तक या टिश्यू तक ट्रैकिया द्वारा ही या ट्रैकिया के जाल द्वारा ही पहुंचा दी जाती हैं। यहां ब्लड की आवश्यकता नहीं होती। अब क्योंकि ब्लड को गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है, तो ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होगा। और अगर कोई श्वसन वर्णक नहीं है तो क्या ब्लड का अपना कोई कलर होगा? नहीं, ब्लड का अपना कोई कलर नहीं होता, इसीलिए ब्लड कैसा होगा? कलरलेस। पर यह चीज सब में लागू नहीं होती। अगर आप झींगा जैसे कुछ एनिमल्स में बात करेंगे तो वहां पर यह चीज लागू नहीं होती है। उनके केस में कॉपर युक्त श्वसन वर्णक पाया जाता है, और इस कॉपर युक्त श्वसन वर्णक को नाम दिया जाता है हीमोसाइनिन। किसके अंदर मौजूद है? झींगा में। हीमोसाइनिन के अंदर क्या मौजूद होता है? कॉपर।
हमारे अंदर हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद होता है? आयरन। तो यहां पर आप ध्यान रखें, झींगा में हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन में क्या मौजूद होता है? कॉपर प्रेजेंट होगा। अब जबकि हम परिसंचरण की भी बात कर चुके, तो अब हमें स्वाभाविक रूप से उत्सर्जन पे आ जाना चाहिए। उत्सर्जन पे आएंगे तो आवास अलग अलग हैं, तो उत्सर्जी उत्पाद भी अलग होंगे और उत्सर्जी अंग भी अलग होंगे। जब एनिमल के पास खूब सारा वाटर अवेलेबल होगा तो ये अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा होगा। कम मात्रा में होगा तो यूरिया करेगा, बहुत कम मात्रा में होगा तो यूरिक अम्ल पे आ जाएगा। तो क्योंकि आवास अलग अलग हैं, तो इसलिए उत्सर्जी अंग भी अलग अलग होने चाहिए ना। तो उत्सर्जी अंग यहां अलग अलग होते हैं। कौन कौन से हैं देखें। मैल्पीघीय नलिकाएं कीटों में पाई जाती हैं। कॉक्सल ग्लैंड, ये कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है बिच्छू के अंदर। ठीक, ये जो बिच्छू है ये बेटा आता है क्लास एरेक्निडा में। इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली बिच्छू पूछने के बजाय क्या करते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं। तो अरेक्निडा में कौन आता है? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन में क्या मौजूद है? कॉक्सल ग्लैंड। फिर अगला देखिए, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है कहां पर? क्रस्टेशिया में। और क्रस्टेशिया के अंदर आता है आपका प्रॉन। क्रस्टेशिया में कौन आ रहा है? तो इसके अंदर बेटा आ जाता है प्रॉन। तो प्रॉन यानी कि झींगा में जो क्रस्टेशिया से बिलोंग करता है उसमें क्या पाया जाता है? ग्रीन ग्रंथि पाई जाती है। अब यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं इनको भी याद करना फायदेमंद है, क्योंकि यहां भी काम आएंगे और एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी काम आते हैं। अब यहां बात आती है उत्सर्जी उत्पाद के बारे में। तो मैंने आपको कहा कि आवास अलग अलग हैं, जल की उपलब्धता अलग अलग है, तो इसके हिसाब से यहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी अलग अलग होने चाहिए। उत्सर्जी पदार्थ देखें, अमोनिया होगा जलीय प्राणियों में, और जबकि स्थलीय प्राणियों में आप बात करेंगे तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो या तो अमोनिया मौजूद होगा या फिर यूरिक अम्ल मौजूद होगा। एक्सक्रीशन वाला कंसेप्ट लागू कर देना यहां। जब अगर वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा तो अमोनिया, अगर वाटर बहुत कम अवेलेबल है तो फिर यहां पर क्या पाया जाएगा? यूरिक अम्ल। उत्सर्जन के बाद आगे हम आ जाते हैं तंत्रिका तंत्र पर। तो वही एनिलिडा वाली कहानी कि एक नर्व रिंग पाई जाएगी और डबल सॉलिड वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। क्या क्या होगा? तो हमने कहा कि एक नर्व रिंग पाई जाएगी। ठीक, नर्व रिंग के बाद फिर यहां जो नर्व कॉर्ड होगी, देखो ये डबल होगी। दूसरी बात है सॉलिड होगी, वेंट्रल होगी और गैंग्लियोनेटेड होगी। तो नर्व रिंग है और डबल सॉलिड वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड पाई जाती है। देखिए यहां जो तंत्रिका वलय है ये एक भाग हो गया यानी कि नर्व रिंग, तंत्रिका रज्जु यानी कि नर्व कॉर्ड, दो चीजें हो गई। जो तंत्रिका रज्जु है ये देखिए दोहरा, मैंने कहा था डबल। फिर मैंने कहा था कि सॉलिड यानी कि ठोस, अंदर कोई गुहा नहीं पाई जाएगी। मध्य अधरीय यानी कि वेंट्रल यानी कि बॉडी में लोकेशन कहां होगी? एलिमेंट्री कैनाल के नीचे। और गुच्छकों युक्त यानी कि गैंग्लियोनेटेड होगा। तो नर्व कॉर्ड डबल सॉलिड वेंट्रल और गैंग्लियोनेटेड होती है। नर्वस सिस्टम के बाद अब आज ये बात करते हैं हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। जब आप सेंसरी ऑर्गन्स को देखें तो आर्थ्रोपोड में अलग अलग प्रकार के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे नेत्र हो सकते हैं जो कि या तो सरल होंगे या संयुक्त होंगे, दो प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं। आपने कॉकरोच में संयुक्त नेत्र के बारे में पहले से पढ़ रखा है, आपको पता है। यहां पर श्रृंगिका यानी कि एंटेना पाया जा सकता है। यहां पर स्टेटोसिस्ट हो सकता है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है, शरीर का बैलेंस बना करके रखता है। एनिमल्स में कुछ दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि एनल सर्काई या गुदालूम भी पाए जाते हैं जो कि साउंड रिसेप्टर होते हैं, साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन में आप देखिए यहां पर आपको झींगा में कंपाउंड आई दिख रही है, काम क्या होगा? विजन। स्टेटोसिस्ट है जिसका काम क्या है? बैलेंसिंग।
फिर यहां पर एंटेना है, अलग अलग तरह की सूचनाओं को एकत्र करना के काम आते हैं। यहां पर और क्या पाया जाता है, तो यहां पर जो गुदालूम यानी कि एनल सर्की के बारे में हमने बात की कि अलग अलग तरह के संवेदी अंग पाए जाते हैं। संवेदी अंगों के बाद अब हम आगे आ जाते हैं इनमें जनन के बारे में। जनन में आप देखें तो यहां पर लैंगिक जनन पाया जाएगा। सेक्सेस सेपरेट होंगे यानी कि मेल और फीमेल एनिमल अलग अलग होंगे। तो यहां पर क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सेस यहां पर सेपरेट है। आगे कहा कि लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट हो सकती है। फिर से कॉकरोच को याद करो, क्या कॉकरोच में तुमने नहीं पढ़ा कि एनल स्टाइल मेल में पाए जाते हैं और फीमेल में एब्सेंट होते हैं? तो लैंगिक द्विरूपता का एक लक्षण हो गया ना। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बाद अगला निषेचन के बारे में। तो शुरुआत में ही मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब एनिमल जलीय होगा तो निषेचन कैसा होता है, बाह्य, और जब अगर ये स्थल पे रहता होगा तो निषेचन कैसा हो जाएगा, आंतरिक। अब यहां अगली बात आती है कि एनिमल्स ज्यादातर अंडे देते हैं यानी कि कैसे होंगे, ओवीपेरस होते हैं, पर सबके केस में लागू नहीं होता। अगर आप स्कॉर्पियन या बिच्छू की बात करते हैं तो बिच्छू विविपेरस होती है। तो यहां पर कुछ कैसे रहेंगे, जरायुज यानी कि विविपेरस, जबकि ज्यादातर कैसे हो जाएंगे यहां पर, अंडज यानी कि ओविपेरस। डेवलपमेंट भी यहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का पाया जाता है। जैसे कि कुछ मामलों में लार्वा पाए जाते हैं, कुछ मामलों में लार्वा नहीं होते। तो डेवलपमेंट यहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। अब आर्थ्रोपोडा के मेंबर इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए, तो इसके अपने कारण थे। कारणों में अगर हम देखें तो सबसे पहला कारण हमें यहां पर दिखाई देता है क्यूटिकल, दूसरा कारण है उपांग और तीसरा पंखों की उपस्थिति। ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से आर्थ्रोपोडा के मेंबर इतने सक्सेसफुल हुए। क्यूटिकल यानी कि बाहर हम बात कर रहे हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन की। ये जो काइटिन का बाह्य कंकाल है ये बाहर के मैकेनिकल स्ट्रेस से एनिमल को बचा ले जाएगा। उपांग भागने में मदद करेंगे, चीजें पकड़ने में मदद करेंगे। पंखों की उपस्थिति, इससे पहले जितने भी जीव रहे हैं उनमें से कोई उड़ नहीं पाता था, यह सबसे पहली बार हुआ कि इन्होंने उड़ना शुरू किया। तो इस वजह से ये एनिमल काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए, या इन एनिमल्स ने इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अपने अंदर ला पाई। तो सबसे ज्यादा जो नॉन कॉर्डेट ग्रुप इवॉल्व हुआ, सबसे ज्यादा क्लासेस जहां पर हैं, सबसे ज्यादा मेंबर्स जहां पर हैं, तो वो ग्रुप आपका हो जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अकशेरुकियों में सर्वाधिक सफल प्राणी कौन से माने जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स। अगर आप फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो डायग्राम दिए गए हैं एनसीईआरटी में उन पर ध्यान दें तो आप देखिए, आपको बटरफ्लाई या तितली का डायग्राम दिया है, प्रॉन या झींगा का डायग्राम दिया है, स्कॉर्पियन या बिच्छू का डायग्राम दिया है और लोकस्ट यानी कि टिड्डी का डायग्राम दिया है। ये 4 डायग्राम हैं। अब ये डायग्राम किस किस ग्रुप से संबंधित हैं उसको अगर मैं देखूं तो आप ध्यान दें, जो बटरफ्लाई और लोकस्ट का डायग्राम है ये दोनों ही एनिमल आते हैं बेटा क्लास इंसेक्टा में। दोनों एनिमल क्लास इंसेक्टा में आते हैं। वहीं जब आप बात करते हैं स्कॉर्पियन या बिच्छू की तो ये आता है क्लास अरेक्निडा में, और जब आप बात करते हैं प्रॉन के या झींगा के बारे में तो ये आता है क्लास क्रस्टेशिया में। तो इसीलिए हमने यहां इन 3 क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाया है। यहां पर चाहे आप क्लास मान लो या आप ये मान लो कि इन एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर्स आपको और डिटेल में बताए गए हैं। सबसे पहले आप देखें इंसेक्टा में जो आते हैं, इंसेक्टा जो है इसका बेटा दूसरा नाम होता है इस क्लास का हेक्सापोडा। इंसेक्टा क्लास का
दूसरा नाम होता है हेक्सापोडा। हेक्सा शब्द का मतलब क्या हुआ? 6, पोडा मतलब पैर, तो इनके अंदर पैर कितने पाए जाते हैं? 6। अरेक्निडा में, बिच्छू में गिनो। बिच्छू में अगर आप देखोगे तो साइड में आपको 4 पैर इधर 4 इधर दिखेंगे। ऊपर जो पेडिपेल्प और चेलिसरी है उनको नहीं गिनना है, ठीक? गिनना किसको है? पैरों को। तो पैर यहां पे कितने पाए जाते हैं? 8। क्रस्टेशिया यानी कि प्रॉन का डायग्राम आप देखें, वहां आपको खूब सारे पैर दिखेंगे। तो यहां पैर कितने हैं? 10 पैर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो मुझे ये सारे डायग्राम दे करके पूछा जाए कि इन सारे एनिमल्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेग्स कहां पाए जाते हैं, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? झींगा, क्योंकि क्रस्टेशिया में 10 पैर पाए जाते हैं। फिर यहां पर अगला आता है बॉडी कैसे डिवाइडेड है। तो इंसेक्ट में आप देखिए हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है, जबकि वहीं एरेक्निडा में सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। आप बिच्छू का डायग्राम देखें, ऊपर का पूरा पार्ट लगभग एक जैसा और पीछे की तरफ एक पतली सी पूंछ जैसी जो तुमको दिख रही है वो एक्चुअली उसकी पूंछ नहीं है, वो उसका एब्डोमेन है। तो आगे जो बड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है वो सिफेलोथोरैक्स हुआ और पीछे के पार्ट को अपन ने क्या बोल दिया? एब्डोमेन। यहां पर क्रस्टेशिया में भी बॉडी सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। तो सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवीजन कहां है? क्रस्टेशिया में और अरेक्निडा में। अगला आप देखें श्वसन के बारे में बात करें तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बिच्छू के अंदर बुक लंग्स के द्वारा होता है, जबकि वहीं प्रॉन में किसके द्वारा? गिल्स। और कीटो में तो हम बात कर चुके हैं कि यहां पर ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वास नली पाई जाएगी। श्वसन के बाद फिर अगला उत्सर्जन में आप देखें, हमने बात की थी कि कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती हैं बिच्छू में। हमने बात की थी कि ग्रीन ग्लैंड कहां पाई जाती हैं? प्रॉन में। और मेल्पिगियन ट्यूब्यूल ये कहां पाई जाती हैं? इंसेक्ट में। तो आप देखें हम इन्हीं एनिमल्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर अगली बात आती है कुछ और कैरेक्टर्स की। तो और कैरेक्टर्स में आप देखिए उत्सर्जी अपशिष्ट यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा। देखो एनिमल कहां मौजूद है? इंसेक्टा के ज्यादातर मेंबर कहां पर रहते हैं? जमीन पे। पानी कम है, जब पानी कम है तो इनमें एक्सक्रीशन क्या किया जाएगा? यूरिक अम्ल का। वहीं अगर आप क्रस्टेशिया में देखें तो ये कहां पाए जाते हैं? एक्वेटिक मीडियम में, आसपास पानी खूब सारा है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अमोनिया। आप याद रखना चाहें तो अरेक्निडा का याद रख लें कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहां पर ग्वानिन होता है। तो ग्वानिन इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कहा जाता है। फिर यहां पर आप देखें श्रृंगिकाएं यानी कि आप एंटेना के बारे में आप देखें। अगर आप एंटेना देखते हैं तो इंसेक्टा के मेंबर्स में एक जोड़ी एंटेना पाए जाते हैं, क्रस्टेशिया के मेंबर्स में 2 जोड़ी एंटेना होते हैं, जबकि अरेक्निडा में यानी कि स्कॉर्पियन में एंटेना एब्सेंट होता है, एंटेना नहीं पाया जाता। मॉर्फोलॉजी वाले सारी चीजों को आप साथ के साथ डायग्राम से कोरिलेट भी करते जाएंगे तो बिच्छू में आपको एंटेना नहीं दिखेगा। प्रॉन में 2 जोड़ी एंटेना पाए जाते हैं, हालांकि एनसीईआरटी वाले डायग्राम में आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा, आप बस लिख सकते हैं, याद रख लें। वहीं जब आप बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में तो आप देखो चाहे बटरफ्लाई के डायग्राम में आप देख लो चाहे लोकस्ट के में, दोनों में आपको एक जोड़ी एंटेना दिखेगा। फिर यहां पर नेत्रों की बात आती है कि आंखें कैसी पाई जाती हैं। तो यहां पर आप याद रखें स्कॉर्पियन में सिंपल आई, जबकि वहीं पर इंसेक्टा और क्रस्टेशिया के मेंबर्स में कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है? जब एक आई में कई सारे लेंस मौजूद हों या कई सारी यूनिट मौजूद हों। क्या हमने कॉकरोच में ये नहीं पढ़ा कि हर एक आई में लगभग 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं? इसीलिए तो हम बोलते हैं आई को कंपाउंड आई। यहां पर वही बात है, कंपाउंड आई कहां पाई जा रही है? इंसेक्टा में और क्रस्टेशिया के मेंबर्स में। एग्जाम्पल्स में आप देखें,
हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया था तितली तिलचट्टा, ये एग्जाम्पल में आ गए। यहां पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, बिच्छू। और यहां एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, झींगा, या हमने दूसरा एक और एग्जाम्पल यहां ले लिया, केकड़ा। तो कुल मिलाकर के इस टेबल में हमने जो चीजें पढ़ी हैं, ये सारी चीजें केवल एनसीईआरटी वाले उन 4 डायग्राम्स को और डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने का तरीका है। फिर हम यहां एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस एनिमल के बारे में, जिस एनिमल को कहा जाता है लोकस्ट। ये एनिमल क्या है, लोकस्ट, यानी कि यूथ पीड़क टिड्डा है। ठीक, इसको नाम क्या देते हैं अपन, लोकस्ट नाम दिया जाता है। फिर यहां अगला ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम किसका है, तितली यानी कि बटरफ्लाई का डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है, बिच्छू का डायग्राम है। आप देखो, मैंने आपको बोला था कि आगे की तरफ क्या होगा, सेफेलोथोरेक्स है, और पीछे ये वाला पार्ट कौन सा है, एब्डोमेन वाला पार्ट है। मैंने आपको कहा था कि एंटेना नहीं पाया जाता, एंटेना नहीं है। फिर यहां जो मकड़ी है, तो ये मकड़ी भी किसके साथ में आ जाती है, बिच्छू के साथ में। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्लास अरेक्निडा के अंदर आते हैं। फिर यहां झींगा या प्रॉन हो जाता है, और ये झींगा या प्रॉन कहां आ जाता है, क्रस्टेशिया के अंदर आएगा। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स में आप देखें, तो अगले एग्जाम्पल्स में हम जैसे ले सकते हैं कि जीवित जीवाश्म कहा जाता है लिमुलस या किंग क्रैब को। जीवित जीवाश्म कहा जाता है लिमुलस या किंग क्रैब को। जीवित जीवाश्म का मतलब है एक ऐसा जंतु जिसमें बहुत लंबे समय से किसी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं हुआ है। अब पता कैसे चला कि इवोल्यूशन हुआ या नहीं, तो जो किंग क्रैब है इसके हमें कई 100 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स मिले, जो कि देखने में आज के किंग क्रैब जैसे ही हैं। तो हम ये मानते हैं कि तब से अब तक यहां कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, इसीलिए किंग क्रैब को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और एग्जाम्पल में लें तो सेंटीपीड या शतपादी, ये वो है जो कि घर में निकल आए तो तुमको डर लगता है, और डरना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये पॉइजन क्लॉ मौजूद होते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ये पॉइजन क्लॉ पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन में चुभा देती है। नाम देते हैं सेंटीपीड कहा जाता है। सेंटी शब्द का मतलब क्या होता है, 100, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है हिंदी में, शतपादी। और एग्जाम्पल लें, मिलीपीड, ठीक, सहस्त्रपादी कहा जाता है। ये जो मिलीपीड है बरसात के दिनों में हमारे घरों के आसपास खूब दिखाई देती है, और मिलीपीड से हमको कोई डर लगता नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए। और ले लेते हैं अपन यहां पे पेरीपेटस। ये जो बेटा पेरीपेटस है, ध्यान रखें, ये संयोजी कड़ी है किस किस के बीच, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच संयोजी कड़ी कौन है, तो ये संयोजी कड़ी हो जाती है बेटा पेरीपेटस। पेरीपेटस क्या है, संयोजी कड़ी या कनेक्टिंग लिंक है। इसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल्स में लें तो अगला हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए यहां पर बेनिफिशियल इंसेक्ट में जैसे हमने ले लिया मधुमक्खी यानी कि एपिस को। एपिस के बारे में हमने एपीकल्चर में खूब डिटेल में पढ़ रखा है। हमको पता है कि इससे मिलने वाला ट्रू प्रोडक्ट क्या होता है, मोम, और एक प्रोडक्ट हमें इससे क्या मिलता है, शहद। एपिस के बाद दूसरा रेशम कीट का नाम क्या है, बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स से आपको क्या मिलेगा, रेशम मिलता है। फिर इसके बाद लाख कीट का नाम क्या होता है, टैकार्डिया लेका या लेसिफर लेका कहा जाता है। इससे हमें क्या मिलता है, लाख मिलेगा, जिस लाख से चूड़ियां, टॉयज या अन्य चीजें बनाई जाती हैं। फिर यहां पर जो ड्रैगन फ्लाई है, ये ड्रैगन फ्लाई लार्वीवोरस होती है या लार्वा भक्षक है, और ये क्या करती है कि मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो मच्छर के लार्वा खा रही है तो हमको बेनिफिट हो रहा है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, उन इंसेक्ट्स के जो कि हमारे लिए फायदेमंद हैं, जिनसे हमें कुछ बेनिफिट होता है। अब जरा हम देखते हैं कुछ उन इंसेक्ट्स के बारे में जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारे अंदर या दूसरे एनिमल्स में
रोग उत्पन्न करने के लिए वाहक का काम करते हैं, तो उनको जरा देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए घातक आर्थ्रोपोड में पहला एनाफ्लीज मलेरिया। यहां पर मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को बॉडी में हमारे कौन पहुंचाता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इसी तरीके से एलिफेंटियासिस या हाथी पांव रोग, इसके लिए वाहक कौन है? क्यूलेक्स। इसी तरीके से येलो फीवर या डेंगू फीवर जो है, इसके लिए कौन हो जाता है? एडीज मॉस्किटो। ये तीन आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, खूब इन पे पूछा जाता है। अगला देखिए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है सीसी मक्खी। कालाजार, कालाजार कॉज करती है सैंड फ्लाई या रेत मक्खी कहा जाता है। घरेलू मक्खी से आप मेनली याद रखें बस हैजा और अतिसार, ये दो के बारे में ज्यादा अच्छे से याद रखें। एक और आप ले सकते हैं यहां पर आंतरिक ज्वर या एंटेरिक फीवर, क्योंकि एंटेरिक फीवर नाम किसका है? टाइफॉइड का। और टाइफॉइड में हम बात करते हैं कि वहां जो हाउस फ्लाई है वो एक कैरियर की तरह काम करती है। तो यहां पर फिर अगला ले लेते हैं खटमल। इसकी वजह से रिलैप्सिंग फीवर होता है, या एक और डिजीज होती है इसकी वजह से टाइफस। एक और ले लेते हैं जू, यानी कि इसकी वजह से होता है ट्रेंच फीवर। फंडामेंटली जो तुम्हें रटने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं, वो शुरू के तीन आपको खूब अच्छे से याद रखने हैं। इन पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और दो चार बार तो अपन सबको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जिससे कि अपने को एक बार थोड़ा सा दिमाग में याद बना रहे। पर ऊपर के तीन तो एकदम टिप्स पे रटे होने चाहिए। डायरेक्टली आपको मॉस्किटो और इसकी वजह से होने वाली डिजीज के नाम। एक और चीज थोड़ी सी अपन ले लेते हैं कि अलग अलग जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं, उनको जरा एक बार देख लेते हैं। तो अगर लार्वा देखें तो कैटरपिलर किसका लार्वा है बेटा? रेशम कीट का। ठीक। यहीं ग्रब किसका लार्वा होता है? मधुमक्खी का, यानी कि हनी बी का। मैगट किसके लार्वा को कहा जाता है? तो ये अपन बोलते हैं हाउस फ्लाई के लार्वा को। फिर आप देखिए यहां पर रेगुलर किसके लार्वा का नाम है? मॉस्किटो के लार्वा का नाम होता है। रेगुलर के बाद जोइया नाम किसका होता है? तो ये केकड़ा या क्रैब के लार्वा का नाम है। और फिर नॉप्लियस नाम होता है झींगा या प्रॉन के लार्वा का। लार्वा में भी आप कैटरपिलर याद करें खूब अच्छे से, ग्रब याद कर लें, मैगट याद कर लें, ज्यादा से ज्यादा रेगुलर याद कर लें। इन पे पूछने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। ध्यान देना, हर साल नियमित रूप से आर्थ्रोपोडा से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आर्थ्रोपोडा को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जिनके बेसिस पर आर्थ्रोपोड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, या जो कैरेक्टर्स हमें आर्थ्रोपोड के बारे में पता होने चाहिए।